हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति का पंप फंक्शन कम है तो उसका सर्वाइवल किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चांसेस कितना होगा, यानी वो हार्ट फेलियर के बाद कितने साल तक जिएगा, उसकी मृत्यु होगी या नहीं होगी, और होगी तो लगभग कितने साल बाद होगी। ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। हालांकि इसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि व्यक्ति का हार्ट फेलियर के बाद सर्वाइवल एग्जैक्टली कितने साल होगा, कितने दिन पर, कितने घंटे पर वो मर जाएगा या कितने सालों के बाद वो मर जाएगा, ये एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, आज उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। यदि किसी पेशेंट की एज ज़्यादा है तो उसका मृत्यु दर ज़्यादा होगा, बहुत छोटा है, बच्चा है, तो भी मृत्यु दर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है जेंडर। ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि फीमेल पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चांसेस कंपेरेटिवली मेल पेशेंट से थोड़े बेटर रहते हैं हार्ट फेलियर में। हालांकि ये 100% रूल हर तरह के हार्ट फेलियर में है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर रहता है। ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ कैसी, ओवरऑल फिटनेस कैसा है, जो व्यक्ति दौड़ता है, भागता है, मेहनत का काम करता है, दिन भर एक्टिव रहता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। जो व्यक्ति इनएक्टिव है, बैठे बैठे रहता है, कुछ काम नहीं करता, उसका लाइफस्टाइल अगर ख़राब है, उसके सर्वाइवल के चांसेस ख़राब है। ओवरऑल व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, या कितनी मल्टीपल उसको बीमारियां हैं, ये डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं। यदि बीमारियाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ हार्ट फेलियर है, तो डेफिनेटली उसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर बीमारियाँ बहुत सारी है तो हर बीमारियों के साथ मृत्यु दर बढ़ते जाएगा। इसके अलावा पेशेंट मेडिसिन ले रहा है या नहीं, इस पर भी डिपेंड करेगा। बाई चांस अगर पेशेंट मेडिसिन को ही लेना बंद कर दे और कंप्लाइंट ही नहीं है मेडिसिन के लिए, तो उसका मृत्यु दर ज़्यादा होगा। डॉक्टर ने दवा ली कि पेशेंट ने बंद कर दिया तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि पेशेंट का मृत्यु दर हार्ट अटैक के बाद या हार्ट फेलियर के बाद कितना होगा। इसके बाद है डिजीज़ रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि पेशेंट का पंप फंक्शन कितना है। अगर पंप फंक्शन पेशेंट का अच्छा है, इजेक्शन फ्रैक्शन उसका 50-55% के आसपास है, यानी कि थोड़ा सा ही हार्ट फेलियर हुआ है, 60 से कम हो गया, 50 हो गया, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। यदि पंप फंक्शन बहुत बिगड़ गया, 20 पे आ गया, तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ख़राब है। तो कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है या किस स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर में है वो, इस पर डिपेंड करेगा कि मृत्यु दर कितना है। हर 5% जो पंप फंक्शन सुधरता है, मृत्यु दर हाफ हो जाता है। हर 5% जो पंप फंक्शन बिगड़ता है, मृत्यु दर डबल हो जाता है। यानी कि हर 30% से ऊपर अगर पंप फंक्शन 35 पे जाता है तो मृत्यु दर हाफ हो जाएगा, 35 से 40 जाएगा तो और हाफ हो जाएगा, अगर 30 से 25 हो जाता है तो डबल हो जाएगा, 25 से 20 हो जाता है तो और डबल हो जाएगा। तो पंप फंक्शन के ऊपर मृत्यु दर बहुत डिपेंड करता है। उसी तरह डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में भी अगर स्टेज 4 डायस्टोलिक फेलियर है तो ज़्यादा होगा मृत्यु दर, स्टेज 1 है तो बहुत कम होगा। ये डिसाइड करेगा कि मृत्यु दर कैसा है। इसके अलावा बीमारी का कारण क्या है। मान लीजिए किसी ब्लॉकेज की वजह से हुआ तो आपने ब्लॉकेज को ठीक कर दिया तो ठीक हो जाएगा। वायरस इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो इन्फेक्शन चला जाएगा तो काफ़ी चांस है ठीक हो जाएगा। हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ तो रिदम प्रॉब्लम को आपने ठीक कर दिया तो ठीक हो जाएगा। तो कौन सी बीमारी से वो पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ, ये डिसाइड करेगा कि पेशेंट को मृत्यु दर कितना होगा। कुछ बीमारियाँ ऐसी है जिसमें मृत्यु दर ज़्यादा होगा, जो दिनोतर बढ़ने वाली बीमारियाँ हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, उसका दवा से अच्छा इलाज संभव है, उसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। यानी कि जिस बीमारी में मेडिकल साइंस से ज़्यादा फायदा किया जा सकता है, जैसे ब्लॉकेज है उसको खोल दिया जाए तो प्रॉब्लम कम होगी। टैकीकार्डियोमायोपैथी या वायरल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर कोई और ऐसा प्रॉब्लम है जो अनट्रीटेबल है, जैसे रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, या जेनेटिक कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स है, या जन्म की कोई ऐसी विकृतियाँ हैं जो ट्रीटेबल नहीं है। कई जन्म के होने वाले छेद और प्रॉब्लम्स को तो ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं, कई ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं कर सकते। तो क्या कारण है उस हार्ट फेलियर का, ये भी डिसाइड करेगा कि पेशेंट का मृत्यु दर कितना होगा। इसके अलावा डिजीज़ कितनी जल्दी से बढ़ रही है, ये भी डिसाइड करेगा मृत्यु दर कितना होगा। यदि डिजीज़ बहुत जल्दी फर्स्ट स्टेज से सेकंड और थर्ड फोर्थ पे जा रही है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा। पंप फंक्शन मान लीजिए जल्दी 30 से 25, 25 से 20 बिगड़ते जा रहा है तो मृत्यु दर उसका ज़्यादा होगा। वहीं अगर पेशेंट लंबे समय तक मेंटेन्ड है या सुधार हो रहा है तो वैसे पेशेंट का मृत्यु दर कम होगा। कि पेशेंट का पहले 30 था, अभी दवाओं को से ट्रीटमेंट से 35 पे आ गया, 40 पे पंप फंक्शन आ गया, तो वैसे का मृत्यु दर कम हो जाएगा। तो कितना पेशेंट का डिजीज़ जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है ये भी डिसाइड करेगा कि वो मृत्यु दर कितना है। कुछ बीमारियों में जल्दी बिगड़ते जाती है हालत और मृत्यु जल्दी हो जाती है,
कई बीमारियों में सालों साल चलता रहता है, पेशेंट उसके साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहता है और उम्र के साथ लॉन्ग एज में जब वो 70-80 साल का होता है तब उसकी मृत्यु होती है। तो जल्दी कितनी बीमारी बढ़ती है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है। ये भी काफ़ी हद तक कारण पर डिपेंड करता है, कुछ बीमारियां हैं जो जल्दी बढ़ती हैं, कुछ बीमारियां जो सालों तक स्टेबल रहती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है मृत्यु दर कितना होगा। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट रिलेटेड फैक्टर्स पर। पेशेंट यदि दवा ले रहा है और सही दवा उसको मिल रही है, यानी हार्ट फेलियर की जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन है, हमने कार्डियक मेडिसिन वाले वीडियोस में डिटेल उस पर बात करी है, वो मेडिसिन वो ले रहा है तो फ़ायदा होने का चांस ज़्यादा है। मेडिसिन ले नहीं रहा तो दिक्कत है, और मेडिसिन अगर चल रही है लेकिन उल्टी सीधी कुछ भी मेडिसिन चल रही है तो भी उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो कौन सी मेडिसिन चल रही है, कितने डोज पर मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, और मेडिसिन का बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है मृत्यु दर कैसा होगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट चालू करने के दौरान ब्लड प्रेशर कैसा है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वैसे पेशेंट में दवाओं के ऑप्शन भी कम हो जाते हैं, मृत्यु दर ज़्यादा होता है। यदि ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है 130-140 है तो वैसे पेशेंट को ट्रीट करना ज़्यादा ईजी है। वैसे पेशेंट में आप सारी दवाइयाँ दे सकते हो, अच्छे डोज पर दे सकते हो, ट्रीटमेंट का सक्सेस रेशियो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसका ट्रीटमेंट किया या नहीं किया ये भी डिसाइड करेगा। मान लीजिए ब्लॉकेज है, उसमें आपने एंजियोप्लास्टी कर दी तो सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा, नहीं करी तो कम हो जाएगा। सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी कर दी तो फायदा हो जाएगा, नहीं करी तो नुकसान हो जाएगा। कोई हार्ट का छेद था उसका ऑपरेशन कर दिया, बंद कर दिया, अच्छे से हो गई सर्जरी, तो मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाएगा। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। आपने कुछ भी नहीं किया, सर्जरी को आपने अवॉइड किया, चाहे पेशेंट ने नहीं करवाया या डॉक्टर ने नहीं किया या किसी भी पार्ट पर नेग्लिजेंस हुई, तो आपको लॉन्ग टर्म उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है मृत्यु दर। इसके अलावा डिवाइस थेरेपी भी डिसाइड करता है। कई बार पेशेंट को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें हार्ट के रिदम को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइसेस यूज़ करते हैं। कुछ पंप फंक्शन सुधारने के डिवाइसेस भी आते हैं, ये भी मृत्यु दर को कम करते हैं। हमने ऑलरेडी AICD डिवाइस और CRT डिवाइस पर डिटेल वीडियो किया है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान आपने लाइफस्टाइल केयर पर कितना फोकस किया, यानी पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कितना फोकस किया, उसकी व्यसन को कंट्रोल करने के लिए कितना फोकस किया, खाने पर कितना फोकस किया, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव केयर पेशेंट को मिल रहा है। कई बार ये होता है कि हम सिर्फ दवाई पर फोकस करते हैं या सिर्फ एंजियोप्लास्टी पर फोकस करते हैं, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पेशेंट को मिल रहा है, वो भी डिसाइड करता है पेशेंट का मृत्यु दर। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं। जो पेशेंट बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, उसका सर्वाइवल चांसेस अच्छा होगा। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, दवाई नहीं लेता या डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, उसका दवाई बंद करने का चांस भी ज़्यादा होगा, ट्रीटमेंट फॉलो ना करने का चांस भी ज़्यादा होगा और मृत्यु दर भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा पेशेंट को कितने बार हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है और हॉस्पिटल में कैसी फैसिलिटीज़ है, वो भी कई बार मृत्यु दर डिसाइड करती है। क्योंकि कई बार सडनली कंडीशन बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है, हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी है, सब ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है तो सर्वाइवल बढ़ जाता है। कुछ भी अच्छे से नहीं होता, ध्यान नहीं दिया जाता है, पेशेंट का कंडीशन बिगड़ जाती है तो मृत्यु दर बढ़ सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हॉस्पिटलाइजेशन कितने बार होता है और कहाँ होता है, और वहाँ पे कैसा थेरेपी मिलता है, यानी इमरजेंसीज को कैसे मैनेज किया जाता है। कई बार कोई छोटी मोटी इमरजेंसीज भी होती है या रिदम प्रॉब्लम होती है, चक्कर वगैरह आता है, उसके बारे में पेशेंट को एजुकेशन अगर अच्छे से मैनेज कर लिया तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं ध्यान दिया तो दिक्कत आ सकती है। कितना पेशेंट को हेल्थ केयर ईजिली अवेलेबल है, अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है या किसी ऐसे डॉक्टर को दिखा रहा है जिसको टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मृत्यु दर बढ़ जाएगा। वहीं अगर कोई पेशेंट अच्छे किसी प्रैक्टिशनर को दिखा रहा है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है और जो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर सकता है, सब चीज़ों को समझता है, तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपके सर्वाइवल के चांसेस को, यानी एक्सेस टू हेल्थ केयर, किस क्वालिटी का हेल्थ केयर आपको मिल रहा है और वहाँ पे आप कितनी फ्रीक्वेंटली जा पाते हो। इसके अलावा जोग्राफिक लोकेशन, यानी आप कहाँ रहते हो, वहाँ पे आसपास क्या अवेलेबल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आइलैंड में रहता है जहाँ से दूसरा एरिया अगर 500 किलोमीटर दूर है तो ऑब्वियसली उसको कोई खास हेल्थ केयर मिलेगा ऐसा मुश्किल है। कुछ बातें जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करती है। अगर जेनेटिक प्रोफाइलिंग किसी का अच्छा है तो सर्वाइवल के चांसेस अच्छे रहेंगे। कई पेशेंट में परिवार की हिस्ट्री ऐसी होती है कि कई लोग का मृत्यु दर बढ़ जाता है, तो ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है मृत्यु दर कैसा होगा। सोशल सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पेशेंट को फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली बहुत केयर कर रही है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट का सर्वाइवल चांस बहुत फ़र्क पड़ जाएगा।
और अगर फैमिली बिल्कुल मरने के लिए छोड़ देती, कोई देखने को नहीं है, तो सर्वाइवल चांसेस बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वैसे लोग का मृत्यु दर और प्रॉब्लम्स में कोई ध्यान ना रखे इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी जहाँ वो रहता है वहाँ पोल्यूशन कितना है, एनवायरमेंट कैसा है, टॉक्सिन्स कैसे, पानी कैसा पीता है, खाना कैसा खाता है, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं मृत्यु दर को। तो यानी बेसिकली मृत्यु दर जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कोई यूनिफैक्टोरियल इशू नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं कि एक पेशेंट पर्टिकुलर हार्ट फेलियर में मरेगा या नहीं मरेगा, और जिएगा तो कितने साल जिएगा। तो इसलिए एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि साहब मेरा पम्प फंक्शन 20% है, तो बताओ मैं एग्जैक्टली कितने साल जीऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जितने ज़्यादा फैक्टर्स उसका मृत्यु दर बढ़ाएंगे उतना रिस्क बढ़ जाएगा, जितने ज़्यादा फैक्टर्स उसका रिस्क कम करेंगे, घटाएंगे, उतना रिस्क कम हो जाएगा। परसेंटेज हम आपको बता सकते हैं कि शायद इतना चांस है, पर वो पर्टिकुलर पेशेंट में ऐसा होगा या नहीं प्रॉब्लम, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ऊपर वाले के अलावा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।